नमस्कार साथियों, दक्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए उत्तराखंड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं, जो कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल को टारगेट करके विशेष करके बनाया गया है। और उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के अलावा अन्य जो भी परीक्षाएं उत्तराखंड में हो रही हैं, जहां उत्तराखंड आता है, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहेगा। लेकिन विशेष जो हमारा उद्देश्य है कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का जो अभी 2-3 मंथ में जो पेपर होना है, अ, उसको लेकर के, उसकी प्रिपरेशन को लेकर के हम प्रयास कर रहे हैं कि बहुत कम समय में जो है सिलेबस हो जाए। तो इसी के सिलसिले में आज उत्तराखंड की जो राजनीतिक व्यवस्था है, इसे मैं यहाँ पर शुरू करने जा रहा हूँ। और उत्तराखंड की जो राजनीतिक व्यवस्था है, इसमें पहला जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, इसमें टॉपिक का नाम है, बहुत साधारण टॉपिक है और बार बार परीक्षाओं में आते रहते हैं, साधारण से प्रश्न यहाँ से बनते हैं। राज्य का प्रतीक चिन्ह टॉपिक का नाम है। और राज्य का प्रतीक चिन्ह जो टॉपिक हम ले रहे हैं, जैसे सभी लोग आप परिचित हैं कि 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। और उत्तराखंड राज्य 9 नवंबर सन 2000 को जो है उत्तरांचल नाम से स्थापित हुआ और 27वें राज्य के रूप में और हिमालयी राज्यों में 11वें राज्य के रूप में 9 नवंबर सन 2000 को उत्तरांचल नाम से राज्य का गठन हुआ। हालांकि आज अब वर्तमान में उत्तराखंड जो है 26वें क्रम का राज्य हो चुका है और 10वां हिमालयी राज्य बन चुका है। लेकिन जिस समय उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था, उस समय 27वें राज्य के रूप में और 11वें हिमालयी राज्य के रूप में उत्तरांचल नाम से राज्य बनाया गया था। लेकिन स्थानीय लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए 2007 में 1 जनवरी 2007 को राज्य का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? उत्तराखंड कर दिया गया। अब जब 9 नवंबर सन 2000 को राज्य गठित कर दिया गया, तो उसके बाद 2001 में राज्य सरकार द्वारा 5 प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया गया। और उन 5 प्रतीक चिन्हों में जैसे राजकीय चिन्ह हो गया, राजकीय पुष्प हो गया, राजकीय पशु हो गया। तो ऐसे करके जो जो प्रतीक चिन्ह उत्तराखंड सरकार द्वारा जो है चिन्हित किए गए हैं, निर्धारित किए गए हैं, उन प्रतीक चिन्हों को हम एक एक करके इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले तो उन प्रतीक चिन्हों की बात करेंगे जो 2001 में निर्धारित किए गए थे और उनकी संख्या कितनी है? 5। तो 5 प्रतीक चिन्ह जो निर्धारित किए गए थे, उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। और उनको आगे पढ़ने से पहले एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह नाम की जो पुस्तक है, ये काफी महत्वपूर्ण है। ये पेपर में आ सकती है कि उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह, ये वाली जो पुस्तक है, उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह नाम की जो पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखना है, जगमोहन रौतेला। ये प्रश्न यहाँ से थोड़ा सा अलग हटके है और ध्यान रखने वाली बात है। अब आगे बढ़ते हैं। 2001 में जिन 5 प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया गया था, उनमें पहला जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? राजकीय चिन्ह। और हमारा जो राजकीय चिन्ह है, ये आपकी स्क्रीन पर जो है दिख पा रहा होगा। इसमें ऊपर से जो है अशोक की लाट बनी हुई है लाल पृष्ठ में, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। और इधर जो है, इसमें जो है 3 चोटियां दिखाई गई हैं। एक चोटी इधर से ये है और एक चोटी इधर से ये दिखाई गई है। और साथ ही इसमें नीचे गंगा की जो है 4 जलधाराएं दिखाई गई हैं। तो एक एक करके हम इसमें बात कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखो, जो उत्तराखंड का राजकीय चिन्ह है, ये हमेशा जो है उत्तराखंड सरकार के शासकीय कार्यों में प्रयोग होता है। उत्तराखंड सरकार का जो भी शासनादेश होता है, जो भी एक आधिकारिक रूप से उत्तराखंड सरकार के जो निर्णय होते हैं, जो फैसले होते हैं, जो शासनादेश होते हैं, जो भी शासकीय कार्य होते हैं, जो भी सरकारी कार्य होते हैं उत्तराखंड सरकार के, उनमें ये लगा होता है। ये राजकीय चिन्ह उत्तराखंड राज्य जो लिखा हुआ है नीले कलर में, और ये जो आप सामने देख पा रहे होंगे, इसका जो आकार है, ये लगभग जो है, या तो यूं कहें कि ये सम चतुर्भुज जैसे है, ये 4 भुजाएं इसमें दिखती हैं इस प्रकार से, और लगभग हीरे की आकार का जो है ये राजकीय चिन्ह हमें दिखाई देता है। और इस राजकीय चिन्ह में उत्तराखंड की भौगोलिक झलक दिखाने का प्रयास किया गया है, क्योंकि इसमें 3 चोटियां दिखाई गई हैं। ये 3 चोटियां, 2 चोटियां ये निचली हैं और एक जो ये रेड कलर में दिखाई गई है, ये चोटी जो है सबसे ऊंची चोटी दिखाने का प्रयास किया गया। अब इस बीच में देख लेते हैं क्या क्या प्रश्न इससे बनते हैं। इस संबंध में हम एक एक करके टॉपिक टू टॉपिक बात करने वाले हैं।
तो सबसे पहले देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट यहाँ पर रहने वाले हैं। एग्जाम पॉइंट इसमें क्या रहेगा कि भाई पहली बात तो कि सरकारी कार्यों में प्रयोग होता है, सिंपल सी बात है, कोई नई बात नहीं है। और दूसरी बात है कि इसका है ना इसमें जो है उत्तराखंड की भौगोलिक स्वरूप को डालने का प्रयास किया गया है, जैसे हम अभी तक आपसे बातचीत कर रहे थे। और तीसरी बात हमने ये भी बात करी थी कि उत्तराखंड का जो राजकीय चिन्ह है, इसका जो आकार है वो कैसा है, हीरे के आकार का। या तो बोलेंगे हीरे के आकार का, और या फिर बोलेंगे समचतुर्भुज आकार का, है ना। समचतुर्भुज मतलब जिसकी चार भुजाएं जो है समान हैं, उसे हम क्या बोल सकते हैं, समचतुर्भुज बोल सकते हैं। तो हमारा राजकीय चिन्ह का आकार हीरे के आकार का है और समचतुर्भुज है, या तो हीरे का आकार मिलेगा या फिर समचतुर्भुज मिलेगा, ठीक है, इसके जैसे प्रतीत होता है। और जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि इसमें जो है 3 पर्वत चोटी दिखाई गई हैं, और जिसमें बीच वाली जो ऊंची चोटी है उस पर लाल पृष्ठ में अशोक की लाट अंकित है, ठीक है जी। यानी 3 पर्वत जो चोटियां दिखाई गई है, उसमें बीच वाली जो पर्वत चोटी है वो सबसे ऊंची है, और उसमें जो है लाल पृष्ठ में जो है क्या दिखाई गई है, अशोक की लाट दिखाई गई है। ये लाल पृष्ठभूमि है, और इसमें जो है ये लाल पृष्ठभूमि जो ये सबसे ऊंची चोटी दिखाई गई है, इसमें अशोक की लाट दिखाई गई है लाल पृष्ठ में, ठीक है जी। उसके अलावा आगे लिखा हुआ इसमें कि अशोक की लाट के नीचे जो है संस्कृत भाषा में क्या लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते। यानी यहां पर देखो आप, अशोक की जो ये लाट बनी हुई है, इस लाट के नीचे देखो बहुत बारीक अक्षरों में लिखा है, बारीक अक्षरों में क्या लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते। क्या लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते। और ये जो सत्यमेव जयते यहां पर लिखा हुआ है, ये कहां से लिया गया है, हमारा आंसर होगा मुंडकोपनिषद से। कहां से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया। उसके अलावा राज्य चिन्ह के बीच वाले भाग में जो है श्वेत पृष्ठभूमि पर 4 जलधाराएं जो है नीले रंग में दिखाई गई है। यानी जो हमारा ये राजकीय चिन्ह है, इसमें जो ये श्वेत पृष्ठभूमि है, ये श्वेत जो पृष्ठभूमि है, इसमें ये 4 जलधाराएं दिखाई गई हैं। और ये जो चार जलधाराएं हैं, ये 4 नदियों का प्रतिनिधित्व करती है। और ये 4 नदियां कौन कौन सी हैं, इसमें एक है गंगा, एक है यमुना, और तीसरी है रामगंगा, और चौथी है काली। तो गंगा, यमुना, रामगंगा एवं काली, ये जो 4 जलधाराएं दिखाई गई हैं, ये 4 नदियों का प्रतिनिधित्व करती है। ये 4 जो जलधाराएं हैं, ये 4 नदियों को दर्शाने का प्रयास करती है। उसके अलावा राजकीय चिन्ह के नीचे जो है नीले रंग में, जैसे हम बात कर रहे थे कि उत्तराखंड का जो राजकीय चिन्ह है, उसमें नीले रंग में क्या लिखा हुआ है, उत्तराखंड राज्य लिखा हुआ है, उत्तराखंड राज्य उसमें अंकित है। उसके अलावा राजकीय चिन्ह में प्रयुक्त जो लाल रंग है, जैसे हम बात कर रहे थे कि उत्तराखंड का जो राजकीय चिन्ह है, उसमें जो ये लाल रंग दिखाया गया है, कई बार प्रश्न आता है कि ये लाल रंग किसका प्रतीक है, और ये जो सफेद रंग है ये किसका प्रतीक है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि जो ये राजकीय चिन्ह में लाल रंग की जो ये पृष्ठभूमि है, ये जो है जो हमारे शहीद आंदोलनकारी हैं, जो हमारे राज्य निर्माण में जो आंदोलनकारी जो है शहीद हुए हैं, उनके रक्त का क्या है, ये प्रतीक है। और जबकि जो सफेद रंग है, ये हमारे शांति प्रिय प्रवृत्ति वाले उत्तराखंड जो वासी हैं, ये उत्तराखंड वासियों को शांत प्रिय माना जाता है, शांति प्रवृत्ति का माना जाता है कि उत्तराखंड वासी सीधे साधे होते हैं, शांत प्रवृत्ति के होते हैं। तो उनके प्रतीक के रूप में जो है ये सफेद पृष्ठभूमि जो है दर्शाई गई है। और साथ ही जैसा हम अभी देख रहे थे, यहाँ पे ये हमने सफेद पृष्ठभूमि ये दिखाई रखी है, और इधर से ये लाल पृष्ठभूमि जो है दिखा रखी है। तो लाल जो पृष्ठभूमि है, ये शहीद आंदोलनकारियों के रक्त का जो है प्रतीक है, और जो ये सफेद पृष्ठभूमि है, ये उत्तराखंड वासी जो शांत प्रिय है, सीधे साधे जो उत्तराखंड के शांत प्रवृत्ति वाले जो लोग हैं, उनको दर्शाती है, ठीक है जी। और 4 जो ये जलधाराएं हैं, ये 4 नदियों को दर्शाती है, जिसमें हमने अभी बात करी थी कि काली है, रामगंगा है ना, काली है, रामगंगा है, और उसके अलावा कौन सी है, काली, रामगंगा, यमुना, ये लिखी हुई यहाँ पर गंगा, यमुना, रामगंगा, काली, ये 4 नदियों को दर्शाती है, ठीक है जी। इसके संबंध में इतने प्रश्न बनते हैं। और अब दूसरा प्रतीक चिन्ह देख लेते हैं। दूसरा प्रतीक चिन्ह कौन है, राज्य पुष्प। राज्य पुष्प कौन सा, हमारा ब्रह्म कमल। ये आप ब्रह्म कमल की फोटो देख रहे होंगे, ये हल्का सफेद दिखाई देता है, लेकिन इसमें बैंगनीपन होता है। जब प्रश्न पेपरों में आता है कि ब्रह्म कमल का रंग कैसा होता है, तो सफेदीपन होता है उसमें, लेकिन होता कैसा है, बैंगनी। तो इसमें बैंगनीपन कम दिखाई दे रहा है अभी, ये बैंगनीपन धीरे धीरे करके जो है इसमें बैंगनीपन आएगा अभी आगे, ठीक है जी। तो अगर पेपर में आता है कि हल्का सफेद होता है, लेकिन रंग इसका बैंगनी जैसा हो जाता है, तो प्रश्न पेपर में पहला प्रश्न ये बनता है कि भाई हमारा जो राजकीय पुष्प है, ये कब निर्धारित किया गया, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 2001 में। और जो राजकीय पुष्प आप चित्र में देख रहे हैं,
ब्रह्म कमल, इसका वैज्ञानिक नाम अगर पेपर में आता है तो हमें क्या रखना, सोसोरिया अबोलेटा। यानी ये ब्रह्म कमल जो चित्र आप देख रहे हैं, ये सोसोरिया अबोलेटा, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। और कई बार आता है कि किस कुल का ये पौधा है, तो हमारा आंसर होगा किस कुल का पौधा है, एस्टेरेसी कुल का पौधा है। और स्थानीय भाषा में इसको क्या बोलते हैं, कौल पदम बोलते हैं। और जबकि इसको जो है सामान्य रूप से हिमालयी पुष्पों का सम्राट भी कहा जाता है। तो प्रश्न पेपर बनेगा कि हिमालयी पुष्पों का सम्राट किसको कहा जाता है, हम बोलेंगे ब्रह्म कमल को। लेकिन स्थानीय भाषा में इसको क्या कहा जाता है, कौल पदम कहा जाता है। उसके अलावा जैसे हम महाभारत की बात करते हैं, ग्रंथों की बात करते हैं, महाकाव्यों की बात करते हैं, तो महाभारत के वन पर्व में ब्रह्म कमल के लिए जो है सौगंधिक पुष्प शब्द का प्रयोग किया गया है। कई बार परीक्षाओं में आ गया है कि महाभारत के वन पर्व में ब्रह्म कमल को क्या कहा गया है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, सौगंधिक पुष्प कहा गया है। कई बार पेपरों में आ रखा है कि ब्रह्म कमल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, हमारा आंसर होगा क्या, कौल पदम। हिमालयी पुष्पों का सम्राट किसे कहा जाता है, हमारा आंसर क्या बनेगा, ब्रह्म कमल। और उसके अलावा ब्रह्म कमल का जो रंग होता है वो कैसा होता है, बैंगनीपन होता है। हालांकि वो सफेद सफेद दिखाई देता है, लेकिन उसमें अगर परीक्षा में आता है तो हमारा आंसर क्या होता है, बैंगनी। उसके अलावा कई बार पेपरों में आ रखा है कि जो ब्रह्म कमल का पुष्प है वो खिलता कब है, खिलने का समय क्या है। तो सामान्य तौर पर है ना, जुलाई का महीना जब लगता है तो यहां से खिलना शुरू हो जाता है। और जुलाई से सितंबर के बीच में, प्रत्येक साल जुलाई से सितंबर के बीच में जो है ये पुष्प खिलने लगता है। और उत्तराखंड राज्य में ब्रह्म कमल का जो पौधा है या ब्रह्म कमल जो पुष्प है 4800 मीटर से लेकर के 6000 मीटर की ऊंचाई पर, है ना, उत्तराखंड राज्य में 4800 से लेकर के 6000 मीटर की ऊंचाई पर जो है ये ब्रह्म कमल का पौधा पाया जाता है। और उत्तराखंड में सर्वाधिक मात्रा में, अगर ब्रह्म कमल बोलेंगे कि उत्तराखंड में सर्वाधिक मात्रा में ब्रह्म कमल किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो हमारा आंसर होगा कहां पाया जाता है, ठीक है जी, कहां पाया जाता है उत्तराखंड में ब्रह्म कमल, जैसे फूलों की घाटी है, जैसे केदारनाथ है, जैसे पिंडारी ग्लेशियर है, ठीक है जी। तो इन क्षेत्रों में जो ये ऊंचे ऊंचे क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में विशेष करके जो है ब्रह्म कमल देखने को मिलता है। फूलों की घाटी कहां पड़ती है, चमोली में। केदारनाथ कहां पड़ता है ना, रुद्रप्रयाग में, ठीक है जी। ऐसे करके कई बार पिंडारी के लिए आता है कि पिंडारी क्या है, तो पिंडारी एक ग्लेशियर है, पिंडर एक नदी है। और पिंडारी ग्लेशियर कहां पड़ता है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, बागेश्वर में, और जहां से जो है पिंडर नदी का उद्गम भी होता है। उसके अलावा देखो ब्रह्म कमल राज्य के अतिरिक्त, क्योंकि ब्रह्म कमल जो है उत्तराखंड में तो है ही यही, और उत्तराखंड में अभी हमारी बातचीत चल रही थी कि उत्तराखंड में ब्रह्म कमल का जो पौधा है वो 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। लेकिन उत्तराखंड के अलावा ये हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, नेपाल में, इन क्षेत्रों में भी ब्रह्म कमल देखने को मिलता है। और जब विभिन्न क्षेत्रों में ब्रह्म कमल मिलता है तो इसको विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न क्षेत्रीय नामों से भी जाना जाता है। और विभिन्न क्षेत्रीय नाम ब्रह्म कमल के कौन कौन से हैं, उनमें देखो आप, जैसे आप हिमाचल में जाएंगे तो हिमाचल में इस ब्रह्म कमल को किस नाम से जानते हैं, हमारा आंसर बनेगा दूधा फल। वहीं अगर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में इसको क्या बोलते हैं, गलगल बोलते हैं। और नेपाल की बात करेंगे तो नेपाल में से टोप गोला के नाम से जाना जाता है, ठीक है जी। उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ब्रह्म कमल है ये मां नंदा का प्रिय पुष्प माना जाता है। कई बार प्रश्न बनेगा किसका प्रिय पुष्प माना जाता है ब्रह्म कमल को, तो मां नंदा का प्रिय पुष्प। और इसीलिए जो है नंदाष्टमी को तोड़े जाने का इसका विशेष महत्व माना जाता है। और अगर पौराणिक मान्यताओं की अगर बात करेंगे तो पौराणिक मान्यताओं में ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ में जो भगवान शिव का मंदिर है वहां पर जो है इसको चढ़ाया जाता है। और वहां पर जो है इसको चढ़ाने के बाद विशेष प्रसाद के रूप में भी इसे बांटा जाता है। तो कई बार प्रश्न पेपर में इस टाइप से भी बन सकता है कि जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि जो ब्रह्म कमल है ये किसका प्रिय पुष्प है, तो मां नंदा देवी का प्रिय पुष्प है। और ब्रह्म कमल के द्वारा, है ना, ब्रह्म कमल के द्वारा किस धाम में जो है उत्तराखंड में पूजा होती है, या ब्रह्म कमल उत्तराखंड में किस मंदिर में चढ़ाया जाता है, तो केदारनाथ में भगवान शिव का जो मंदिर है वहां पर ब्रह्म कमल के पुष्प को चढ़ाया जाता है, ठीक है जी। ऐसा माना जाता है, ये पौराणिक मान्यताएं हैं। उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रह्म कमल का जो पुष्प होता है ये आधी रात में या अर्धरात्रि में खिलता है। और हमेशा जो ब्रह्म कमल होता है वो एक वर्ष में केवल, है ना, ब्रह्म कमल का जो पौधा होता है उसमें एक साल में एक पुष्प ही आता है, ठीक है जी। एक साल में एक पुष्प आता है ना। अक्सर क्या होता है कि एक साल में जो है एक पौधे में कई बार जो है कई पुष्प लग जाते हैं, लेकिन ब्रह्म कमल का जो पौधा है उस पर एक वर्ष में केवल जो है एक ही पुष्प आता है। और ब्रह्म कमल पौधे की अगर ऊंचाई बोलते हैं तो 70 से 80 सेंटीमीटर के आसपास होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती है ना, 1 मीटर से कम होती है।
और एवरेज 70 से लेकर के 80 सेंटीमीटर ब्रह्म कमल के पौधे की ऊंचाई होती है। दूसरी खास महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रह्म कमल का जो पौधा है, इसकी जो जड़ें होती है, इनको पीस करके हम हड्डी के उपचार में प्रयोग करते हैं। तो यानी ब्रह्म कमल की जो जड़ें हैं वो एक औषधि के रूप में भी हम उनका प्रयोग करते हैं। और ब्रह्म कमल की पूरी दुनिया की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 210 प्रजाति देखने को मिलती है, जबकि उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजाति हैं? 24 प्रजाति हैं। तो ये जो जानकारियां हैं, अगर आप इन जानकारियों को ठीक से याद कर लेते हैं, ठीक से समझ लेते हैं, तो उत्तराखंड जो पुलिस कांस्टेबल का आपका पेपर होना है 2-3 महीने बाद, जून के महीने के आसपास प्रस्तावित माना जा सकता है इसको। जून के महीने में जो है होने की गुंजाइश बताई जा रही है। तो इससे बाहर जो है वहां पर प्रश्न आने की कोई उम्मीद नहीं है। आप इतनी जानकारियों को ठीक से पढ़ते जाइए। अब इसी क्रम में तीसरा जो प्रतीक चिन्ह हम पढ़ने जा रहे हैं, आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, राज्य पक्षी हमारी क्या है? मोनाल। और ये मोनाल का आप जो है चित्र भी देख पा रहे होंगे। इस मोनाल का जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है, मोनाल का साइंटिफिक नेम अगर पेपर में आता है तो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने मेंशन करा हुआ है लोपोफोरस इम्पिजेनस। मोनाल का वैज्ञानिक नाम क्या है? लोपोफोरस इम्पिजेनस है। और ये जो मोनाल पक्षी है, ये किस परिवार का एक पक्षी है? तो हम बोलेंगे फैजेंडा परिवार का। अब मोनाल क्या है? एक मादा पक्षी है। एक मादा होता है और एक क्या होता है? नर होता है। तो यहाँ पर जो मादा है ना, मादा पक्षी बोलेंगे तो ये क्या है? मोनाल है। और इसी का जो नर पक्षी है उसको क्या बोलते हैं? डाफिया। और यहाँ पर नर और डाफिया जो है एक ही प्रजाति के जो है दो रूप है। हमने यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि मोनाल तथा डाफिया एक ही प्रजाति के पक्षी हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि जो मोनाल है ये मादा है और जो डाफिया है वो क्या है? नर है। तो मोनाल एक मादा पक्षी है, जबकि डाफिया एक क्या है? नर पक्षी है। उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तराखंड का राजकीय पक्षी तो ये मोनाल है यही, है ना। उत्तराखंड का राजकीय पक्षी कौन सा है? मोनाल। उसके अलावा नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी अगर बोलेंगे कि नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो तभी भी आंसर हमारा क्या आएगा? नेपाल ही आएगा। और इसको जो है क्योंकि हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है, और हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है और मोर के जैसे ये दिखता है, मोर की जैसी इसकी आकृति होती है, संरचना होती है, इसीलिए इसको जो है हिमालयन मयूर के नाम से भी जानते हैं। यानी हिमालयन मयूर किसको कहते हैं? तो हमारा आंसर क्या बनेगा? मोनाल। दूसरी खास बात यह है इसकी मोनाल की कि लगभग पहाड़ों में या हिमालयी क्षेत्रों में करीब करीब 2500 से लेकर के 5000 मीटर की ऊंचाई में जहां घना जंगल पाया जाता है, 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर यह पाया जाता है। ठीक है जी। और स्थानीय भाषा की अगर बात करेंगे, स्थानीय भाषा में इसको किस नाम से जाना जाता है? मन्याल और मुनियाल। तो स्थानीय भाषा में इसको क्या नाम बोलते हैं? मन्याल या फिर मुनियाल। और राज्य में अगर बोलेंगे सर्वाधिक मात्रा में जो मोनाल देखने के लिए मिलते हैं, ये केदार घाटी में देखने के मिलते हैं। यानी हमारा जो केदारनाथ वाला क्षेत्र है, उस केदार घाटी में जो है ये ज्यादातर देखने को मिलते हैं। और राज्य के अलावा नेपाल में, भूटान में, कश्मीर में, हिमाचल में, सिक्किम में, है ना, इन क्षेत्रों में भी ये मिलता है। यानी उत्तराखंड के अलावा जो है विभिन्न क्षेत्रों में ये पाया जाता है। और जब विभिन्न क्षेत्रों में पाया जाता है तो विभिन्न क्षेत्रों में इसको विभिन्न नामों से भी जानते हैं। और विभिन्न नाम इसके कौन कौन है? जैसे कश्मीर की बात करेंगे तो यहाँ पर सुनाल बोलते हैं, हिमाचल की बात करेंगे तो यहाँ नीले गुरु के नाम से जानते हैं, और सिक्किम की बात करेंगे तो चामदोंग, नेपाल में डंकन, और भूटान में से किस नाम से जानते हैं? बुप नाम से। तो इस प्रकार के इसके कुछ क्षेत्रीय नाम भी हैं। और क्षेत्रीय नाम अगर प्रश्न पेपरों में आते हैं तो ये आपके सामने हमने जो है मेंशन करे हुए हैं। आप इनको पढ़ते जाइए, इससे बाहर पुलिस कांस्टेबल में इन टॉपिकों से कोई प्रश्न नहीं आएगा। उसके अलावा देखो, नीले और काले, हरे आदि रंगों के मिश्रण से युक्त पक्षी है, और जिसकी पूंछ कैसी होती है? हरी होती है। जैसे हम आप ऊपर देख रहे थे, नीले काला, नीला काला हरा, इस प्रकार के कई रंगों है इसमें, नीला भी है, काला भी है, हरा भी है, पूंछ इसकी हल्की हरी भी दिखती है, हल्का पीलापन भी दिखता है इसमें। तो इस प्रकार की हमने ये चीजें देख ली है। आगे इसमें बात कर लेते हैं कि मोनाल, जो दूसरी महत्वपूर्ण खास बात क्या है इसमें, कि जो मोनाल पक्षी है, खास बात यह है कि ये घोंसला नहीं बनाती है। कौन से पक्षी घोंसला नहीं बनाती है? तो याद रखना, यहाँ पे मोनाल जो है घोंसला नहीं बनाती है। और जब ये घोंसला नहीं बनाती है तो भाई अगर कहीं पर कोई चट्टान में कोई चट्टान हो सकती है, और उस चट्टान में कहीं पर कोई छिद्र है, या कोई पेड़ है, उस पेड़ में कहीं कोई छेद है, तो किसी चट्टान या पेड़ के छिद्र में जो है क्या देती है? अंडे देती है। यानी दूसरों के घर में ये कब्जा कर लेती है, दूसरे के घोंसले में ये अंडे दे देती है, क्योंकि ये स्वयं जो है घोंसला नहीं बनाती है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसका जो प्रिय आहार है वो क्या है? आलू है। और आलू जब प्रिय आहार है तो जो जिसको प्रिय होता है
है ना, उसके पीछे वो ज्यादा होता है। इसीलिए ये आलू की फसल को जो है सर्वाधिक मात्रा में नुकसान भी पहुंचाता है। तो मोनाल का प्रिय आहार आलू है। मोनाल इसीलिए जो है इसको बहुत ज्यादा मात्रा में इस आहार में लेता है, और बहुत ज्यादा खाने की वजह से, बहुत ज्यादा पसंद करने की वजह से आलू की खेती को जो है नुकसान भी बहुत ज्यादा मात्रा में ये पहुंचाती है। उसके अलावा और महत्वपूर्ण खास बात क्या है कि हमारा जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, इसके तहत इसको संरक्षित भी किया गया है, संरक्षित करने का प्रयास इसको किया गया है। ठीक है जी। और साथ ही में ये भी याद रखना है कि मोनाल की कुछ प्रजातियां हैं, कुछ और अदर प्रजातियां हैं, कई बार इपेलस, है ना, स्केलेटरी, ल्यूरी या ल्यूपोफोरस एंस, ये जो लिखा हुआ है ये भी जो है मोनाल की जो है प्रजातियां ही हैं। कई बार आएगा कि इपेलस या स्केलेटरी या ल्यूरी या ल्यूपोफोरस एंस ये किसकी प्रजातियां हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, मोनाल की है। और मोनाल का जो संरक्षण किया गया है उसकी वजह यह है कि इसकी मांस और इसकी जो खाल है उसकी वजह से मोनाल का शिकार जो है ज्यादा होता है, और मांस और खाल के लिए जब इसका शिकार अधिक होता है तो इनकी संख्या में दिन पर दिन जो है गिरावट आ रही है, और दिन पर दिन जब गिरावट आ रही है इसीलिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित किया गया और इसको बचाने का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है। 2008 में मोनाल की गणना कराई गई थी, और 2008 तक राज्य में मोनालों की जो कुल संख्या बताई जाती है वो कितनी है ना, 919। तो 919 जो है 2008 में तक जो है ये मोनालों की संख्या जो है बताई जाती है। ठीक है जी। तो इस प्रकार से मोनाल के संबंध में जो ये महत्वपूर्ण पॉइंट थे ये हमने कवर कर लिए हैं। अभी हमने जो है 3 प्रतीक चिन्ह हमने कवर कर लिए हैं। 3 प्रतीक चिन्हों में एक हमने पढ़ लिया, कौन सा, एक पढ़ लिया हमने ये राज्य पक्षी मोनाल, और इससे पहले हमने जो है यहां पर कवर कर लिया कौन सा, राज्य पुष्प ब्रह्म कमल, और इससे पहले हमने कवर कर लिया उत्तराखंड राज्य का राजकीय चिन्ह, यानी जिसे हम राजकीय चिन्ह भी बोल सकते हैं और राज्य चिन्ह भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने उत्तराखंड की राजनीतिक व्यवस्था का एक टॉपिक को जो है छेड़ लिया है। और अगर आप पहली बार हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने मित्रों को भी इसको शेयर करिए, और अगर आप उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल पे आ जाइए, है ना। हम लगातार जो है इस प्रकार की वीडियो आपको देते रहेंगे। आज के लिए इतना करते हैं, है ना, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जाते जाते जो है आपको एक सूचना दे दूं कि हमने उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल 2025 भर्ती जो ये प्रक्रिया है इसके लिए जो है लिखित परीक्षा के लिए हमने ऑफलाइन मोड में एक बैच बनाया हुआ है जो दिन में 12 से 2 बजे तक है, और जो इच्छुक अभ्यर्थी हो हमसे जुड़ सकते हैं। और एक 12 से 2 बजे बैच बना हुआ है, वो बैच लगभग अब फुल हो गया है, और जिनका एडमिशन अभी तक नहीं हो पाया है या जो एडमिशन लेने के विचार में है वो दूसरे बैच के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, और शाम को 4 से 6 बजे के लिए हम एक नया बैच टारगेट कर रहे हैं। अगर आप इच्छुक हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।